ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो हम स्टेप इसमें डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं आपके साथ चार्ट शेयर करने लगा हूँ कि जिसके जो हमारे एचओडी ने खुद ना ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वही एचओडी का मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टेप बिज़नेस के बारे में, और इसके अंदर से 2 एमसीक्यूज़ तो एनुअल में पक्के पक्के आने हैं। अगर स्टेप बिज़नेस में से उसने टॉपिक उठाया ना, तो 2 एमसीक्यूज़ आज वाले चार्ट में पक्के आने हैं। जिसने वीडियो स्किप कर दी समझो उसने अपने 2 नंबर लॉस कर लिए, और साथ में बाकी जिसकी मर्ज़ी है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में जो है ना इसकी सुपरफिशियल से रिव्यूज़ कर लिए थे, ठीक है। मैंने सारी जो है ना ईज़ो एक्ज़ो सारे के सारा, आज मैं इसी को चार्ट की फॉर्म में बना देता हूँ। एक ही वाइट बोर्ड पे बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना। आपने जो है ना वो इसको साथ साथ नोट कर लेना है। एंड पे मैं स्क्रीनशॉट भी दूँगा ताकि आपके पास हो जाए ना, ठीक है। तो हमने ये सारी ना कवर अनकवर वाली जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। होपफुली आपको अब इसके अंदर मसला नहीं होगा। तो हमने डिस्कस किया था स्क्विंट के बारे में, कॉमिटेंट था, कुछ नॉन कॉमिटेंट था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कहा था एक होता है ट्रोपिया और एक होता है फोरिया। तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसकी फिर आगे जितनी भी टाइप्स हैं ना वो इसी एक वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि अगर ये आपने चार्ट याद कर लिया ना तो इंशाल्लाह आपका पूरी का पूरा स्टेप इसमें फिंगर टिप्स ही होगा, और आप किसी भी जो है ना वो बंदे को कर सकते हैं। अच्छा, जो है ना हमारे पास क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक था मैनिफेस्टेड स्क्विंट था, ठीक है। अब कुछ बहुत से लोगों को मैनिफेस्टेड ट्रोपिया और फोरिया के बारे में नहीं ना पता होता, ठीक है। तो अगर तो मैनिफेस्ट स्क्विंट है तो उसको हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या था, ट्रोपिया, ठीक है। अब इस ट्रोपिया की जो है ना वो आगे कितनी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स आपने लिखनी है ट्रोपिया की, या फिर मैनिफेस्टेड सीक्वेंट की। कौन-कौन सी 2 टाइप्स हैं वो मैं यहीं पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक हमारे पास होती है कॉमिटेंट, COMITANT, कॉमिटेंट। ये अमूमन एग्जामिनर पूछते हैं व्हाट इज़ कॉमिटेंट, तो बच्चों को पता नहीं होता। इसका दूसरा नाम होता है नॉन पैरालिटिक सीक्वेंट, ठीक है। जिसके अंदर पैरालिसिस जो है ना वो मसल की नहीं होती लेकिन स्क्विंट होता है, तो ये नॉन पैरालिटिक होगा। अब अगर एमसीक्यूज में कॉमिटेंट हो या फिर नॉन पैरालिटिक हो, एक ही बात है। और ये किसकी टाइप है, ट्रोपिया की। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है इनकॉमिटेंट। ये कॉमिटेंट था, इसका बिल्कुल अपोजिट आपने कर देना है क्या, इन कॉमिटेंट, कॉमिटेंट, ठीक है, इनकॉमिटेंट। तो ये था नॉन पैरालिटिक, तो ये इनकॉमिटेंट क्या होगा, ये हमारे पास होगा पैरालिटिक। ये 2 टर्मिनोलॉजी आपके पास क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर नॉन पैरालिटिक आ जाए कॉमिटेंट, अगर पैरालिटिक आ जाए तो इनकॉमिटेंट। अब जो है कॉमिटेंट नॉन पैरालिटिक, इसकी हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी। इसकी 2 टाइप थी, एक था हमारे पास इज़ोट्रोपिया और एक हमारे पास था एक्सोट्रोपिया। एक था हाइपरट्रोपिया और एक था हाइपोट्रोपिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है ना वो टाइप ब्लू के साथ लिख देता हूँ ताकि आपके पास जो है ना बड़े इजीली जो हो जाए। या इसको आगे करके हम लिखते हैं यहाँ पे करके, ताकि आपका पास इजीली कवर हो जाए। तो नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा आएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे चार्ट बड़ा अच्छा बनेगा। ओके जी, तो नंबर 1 पे जो इसकी टाइप है वो हमने की थी, कौन सी, हमारे पास थी इज़ोट्रोपिया। मतलब वो अंदर की तरफ अगर आँख मोड़ रही थी उसे कह रहे थे इज़ोट्रोपिया, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास था एक्सोट्रोपिया। मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि ये पूरे एक ही वाइट बोर्ड पे आ जाए, एक्सोट्रोपिया। फिर था हमारे पास हाइपरट्रोपिया, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है हाइपो, मतलब वो नीचे की तरफ होता है, हाइपोट्रोपिया। ये मैंने सारी आपको डायग्रामेटिक वाली बताई थी। ये नाक है ना, ठीक है, ये आँख। अगर अंदर की तरफ हो तो ईज़ो है, अगर बाहर की तरफ हो एक्सो है, अगर ऊपर की तरफ हो तो हाइपर है, अगर नीचे की तरफ आपकी आँख जा रही है तो वो था हाइपोट्रोपिया। ये तो अब आपको रिकॉल होगा, जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेगा, सही है। तो ये हमारे पास था। अब जो ईज़ो और एक्सो है ना, इसको उसने फर्दर जो है ना वो 2 में डिवाइड किया हुआ। वो फर्दर 2 टाइप्स कौन सी हैं, जो हमारे पास है ना ईज़ोट्रोपिया, इसके अंदर होता है अकोमोडेटिव और नॉन अकोमोडेटिव, ठीक है। एक हमारे पास होगा अकोमोडेटिव, और ये ऑस्पी के अंदर इसकी डायग्राम आती है, अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। और नंबर सेकंड पे था हमारे पास नॉन अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया, ठीक है। एक हमारे पास अकोमोडेटिव और एक हमारे पास नॉन अकोमोडेटिव। यार तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, ये अब ठीक है।
ठीक है। इसी तरह सेम एक्सोट्रोपिया जो है इसकी 2 टाइप्स उसने डिस्कस की थी। कौन कौन सी थी वो 2 टाइप्स? एक था हमारे पास इंटरमिटेंट और एक हमारे पास था कांस्टेंट। ठीक है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ जो जा रहा था, या तो वो था इंटरमिटेंट या हमारे पास वो था कांस्टेंट। एक हमारे पास इंटरमिटेंट था और एक हमारे पास था कांस्टेंट। ये 2 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। ये था हमारे पास सारी की सारी कॉमिटेंट या नॉन पैरालिटिक जो सीक्वेंट है ना, उसकी सारी की सारी टाइप्स। अब हमारे पास है इन कॉमिटेंट या पैरालिटिक जो है। अब ये सेकंड वाला हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। इनकॉम्पिटेंट या पैरालिटिक में तुम पीछे थोड़ा सा हो जाओ यार, अब ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास इनकॉम्पिटेंट के अंदर आ जाती हैं सेम वही ईजो, एक्सो और हाइपरट्रोपिया। 3 इसके अंदर जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट या पैरालिटिक मतलब जो पैरालिसिस को शो करती है ना, वो उसके अंदर कौन कौन सी हैं वो हमारे पास है जी। एक हमारे पास है ईजोट्रोपिया। ठीक है, मतलब वो अंदर की तरफ पैरालाइज होकर अंदर की तरफ जा रही है। या हमारे पास होती है एक्सोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। या फिर हमारे पास होगी हाइपरट्रोपिया। तो ये 3 जो है ना वो आपको पैरालिटिक वाली कंडीशन या इनकॉमिटेंट के अंदर हमें बताएगी, या हाइपरट्रोपिया। तो ये हमारे पास आ गई किसकी? मैनिफेस्टेड सीक्वेंट की टाइप, जो कि हमने कहा था कॉमिटेंट है, नॉन कॉमिटेंट। मैनिफेस्टेड फर्स्ट वाला मैंने अभी जिसका किया, जिसे हम ट्रोपिया कह रहे हैं, मतलब जो बंदा बाहर से अगर ओपीडी में आया है, आपको देखते ही पता चल जाएगा हाँ इसकी आंख मुड़ी हुई है, तो इसको कोई सीक्वेंट हो सकता है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है? लेटेंट, या फिर उसको हम कहते हैं फोरिया। तो इसी की जो है ना वो मैं सेकंड कंडीशन लिखता हूँ, तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। ये था मैनिफेस्टेड। तो इसको आपने कर देना है कि जो हमें मरीज़ आता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता, उसे हम कहते हैं सेकंड वाले को। एक था मैनिफेस्टेड, दूसरा हो गया लेटेंट, या इसको हमने ट्रोपिया कहा था, इसको हम कहेंगे फोरिया। बस ये इतनी 2 बातें आपने याद हैं। अब फोरिया के अंदर क्या होगा? सेम वही जो है ना वो आपने 4 टाइप्स लिख देनी है फोरिया के अंदर। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होगा ईजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया या फिर हाइपरट्रोपिया। सेम आँख जो है ना वो अंदर की तरफ होगा ईजो, बाहर की तरफ एक्सो, ऊपर की तरफ होगा हाइपो और नीचे की तरफ होगा हाइपर। हाइपो ऊपर की तरफ हाइपर होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो है ना ये तब आएगा जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तब हमें पता चलेगा। नॉर्मल आम देखने पे पता नहीं चलता, पेशेंट आएगा आपको पता नहीं चलेगा इसको स्क्वींट है या नहीं, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है। ठीक है। ये था हमारे पास लेटेंट या फोरिया कीवर्ड। अब हमारे पास वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास एपरेंट भी होता है, जिसे हम सूडो कहते हैं ना, मतलब कि उसको यूँ बंदा, अगर आप बंदे को देखें आपको लगेगा इसको है सिक्वेंट, लेकिन असल में सिक्वेंट नहीं होता। उसकी कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ होती है, जिस तरह के डाउन सिंड्रोम के अंदर एपिकेंथरल फोल्ड जो है ना वो उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, जिसकी वजह से आँख अंदर की तरफ जो है ना वो मुड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन असल में उसको जो है ना कोई सिक्वेंट होता नहीं है। लेकिन कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ आँख के गिर्द कोई बोन ऐसी है या फिर कोई मसल ऐसा है जो है, उस वजह से जो है ना वो नज़र आता है कि इसको कोई ना कोई सिक्वेंट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहते हैं सूडो। ठीक है। तो नंबर 3 पे मैं इसी की जो है ना वो सब क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, सूडो, या इसको कहते हैं एपरेंट, या फिर इसको हम कहते हैं सूडो। सूडो मत का मतलब ही गलत है, मतलब हमारा डायग्नोसिस गलत है। हम कहेंगे इसको स्क्विंट है, लेकिन एक्चुअल में स्क्विंट नहीं होता। बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना उसे डिप्लोपिया होता है, ना कुछ और होता है, ना एक्सो, ना ईजो, ना हाइपो, ना हाइपर। तो इसके अंदर भी वो कह रहा है कि हमारे पास कभी कभार बंदे को हमें लगता है कि इसको जो है ना वो सूडो, अगर हमें लगे कि इसकी आंख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, गलती मतलब गलती इसके अंदर हमारी अपनी होती है, इसके अंदर होगा, इसको हम कहेंगे सूडो ईजोट्रोपिया। ठीक है। फिर इसको कहेंगे सूडो एक्सोट्रोपिया, या फिर वो अंदर की तरफ आपको नज़र आती है या फिर आपको बाहर की तरफ नज़र आती है, सूडो ईजोट्रोपिया या सूडो एक्सोट्रोपिया। तो ये जनाब आपका सारे का सारा क्लासिफिकेशन का चार्ट कंप्लीट हो गया। अब भी अगर किसी को समझ नहीं ना आई तो वो मेरा पुत्र छुट्टी करे, रिवाइंड करके देखो बार बार वीडियो, तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आपको देता हूँ पिक्चर इसकी एक। तो यार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है अगर किसी ने तो ले लो। क्लासिफिकेशन में मैनिफेस्टेड है, लेटेंट है और एपरेंट है। मैनिफेस्टेड ट्रोपिया, कॉमिटेंट, नॉन कॉमिटेंट। कॉमिटेंट मतलब पैरालिटिक, नॉन कॉमिटेंट मतलब इनकॉमिटेंट मतलब पैरालिटिक, और ये कॉमिटेंट मतलब नॉन पैरालिटिक। ईजो, एक्सो, हाइपो, हाइपर।
ईज़ो, एक्ज़ो और हाइपर होता है। अब ईज़ो के अंदर जो है ना वो अकोमोडेटिव और नॉन अकोमोडेटिव, फिर एक्ज़ो के अंदर इंटरमीडिएट या कांस्टेंट होता है। सेम इसी तरह लेटेंट के अंदर फोरिया, मतलब जो हमें देखने पे नज़र नहीं आता लेकिन एक्चुअल में उसको स्क्विंट होता है, तो जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एच टेस्ट, तो उसके बाद उसको होती है। तो इसकी सेम वही है, ईज़ो, एक्ज़ो, हाइपो, या ऊपर की तरफ आँख होगी, नीचे की तरफ, दाईं तरफ या नाक की तरफ होगी। एपरेंट के अंदर सूडो एक्ज़ो और या सीडो एक्ज़ो, ईज़ो या सूडो एक्ज़ो, ये जो है ना इतनी अगर चार्ट याद कर लेना, ये क्लासिफिकेशन चार्ट अगर आप किसी भी एग्जामिनर को अगर वो स्ट्रैबिस्मस का पूछ ले तो उसको सुना दें, तो आई थिंक वो आपको अच्छे नंबर दे सकता है इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट है ना, मैं थोड़ा सा जो है ना वो कॉमिटेंट और नॉन कॉमिटेंट को खोल के बयान करता हूँ, इनके दरमियान अगर डिफरेंस आ जाए। कॉमिटेंट मतलब कि नॉन पैरालिटिक। अब ये बड़ा एक है कि निमोनिक इसका कोई बना लेना, सी इनकॉमिटेंट में पी आता है, कॉमिटेंट में जो है ना वो सी एन आता है, ठीक है। एक वो सी एन चैनल भी है ना, ठीक है, सी एन एन न्यूज़, कार्टून नेटवर्क, मैंने वहाँ से याद किया हुआ था। कॉमिटेंट जो होता है ना वो नॉन पैरालिटिक होता है, बस ये एक निमोनिक है, बाकी इसका उल्ट कर देना। कॉमिटेंट अगर आ जाए तो वो नॉन पैरालिटिक, कार्टून नेटवर्क से मैंने याद किया होता है। ये भूल जाता है, मैं बताता हूँ एमसीक्यू में बड़ा तंग करेंगे ये, इसलिए निमोनिक बना के इसको याद करना। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर तो कॉमिटेंट आ जाए, जिसे हम सी एन कह रहे थे, कार्टून नेटवर्क, नॉन पैरालिटिक, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, नॉन पैरालिटिक, और ये हमारे पास हो गया इनकॉमिटेंट या फिर हमारे पास पैरालिटिक। कॉमिटेंट में क्या होता है, दोनों आइज मूव्स टूगेदर, ठीक है, टुगेदर दोनों मूव करती हैं। अगर एक आई मूव की है तो दूसरी भी जो है ना वो हमारे पास टुगेदर मूव करेगी। अब यहाँ पे जो है ना वो इन आल गेज, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी गेज हमने पढ़े थे ना पीछे, ठीक है। तो उन तीनों गेज के अंदर जो है ना वो एंगल जो है ना वो हमारे पास वो इक्वल ही होगा, ठीक है। मतलब एंगल डिफरेंस जो है ना उनके दरमियान, दोनों आंखों के दरमियान वो इक्वल होगा। अगर ये वाली 5 डिग्री है मुड़ी हुई, तो दूसरी आंख भी 5 डिग्री मुड़ी हुई होगी। बस इतना बात याद रखना कि एंगल जो है ना, एंगल डिफरेंस, ठीक है, एंगल डिफरेंस वो आलमोस्ट इक्वल ही होता है दोनों आइज़ के लिए। तो ये है हमारे पास कॉमिटेंट के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर या फिर इन सिंपल वर्ड इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास कांस्टेंट एंगल होता है, इसके अंदर कांस्टेंट एंगल डिफरेंशिएशन होती है। फिर इसके अंदर आपको कॉमिटेंट के अंदर पेशेंट मोस्टली जो है ना वो डिप्लोपिया की कंप्लेन नहीं करता, नो डिप्लोपिया, ठीक है। और इसके अंदर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ दी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, मतलब वो आँख को इधर उधर हिला सकता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो है ना मसल उसके ठीक वर्क करते हैं, क्योंकि ये नॉन पैरालिटिक है, मसल को कोई पैरालिसिस नहीं हुआ। तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जबकि जो हमारे पास होता है ना इनकॉमिटेंट स्क्विंट, या इसका हमने क्या कहा था कि कोई ना कोई पैरालिसिस हुई है, ठीक है। तो इनकॉमिटेंट या पैरालिटिक में क्या होता है, एक आई जो है ना वो परमानेंटली स्क्विंटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों आईज मूव करती हैं तो इकट्ठी करती हैं, यहाँ पे एक आई जो है ना वो परमानेंटली जो है ना वो ये हर वक्त एक तरफ साइड पे जो मुड़ी हुई आपको नज़र आ जाएगी, दूसरी का कोई पता नहीं है, वो आदत है, ठीक है। तो मतलब ये उसकी यार दो आँखें हैं ना, ठीक है। तो एक आँख जो है ना वो इस दरमियान में होगी, दूसरी आँख जो है ना यहाँ पे आपको अंदर की तरफ या फिर बहुत बाहर की तरफ आपको नज़र आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली है इसकी परमानेंटली जो है ना वो डेविएटेड है, या उसको कोई पैरालिसिस हुआ है। तो इसकी जो है ना वो इसके अंदर फिर यहाँ पे एंगल डिफरेंशिएशन इक्वल था, यहाँ पे जो है ना वो कांस्टेंट एंगल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट एंगल था, तो यहाँ पे कांस्टेंट एंगल कभी भी आपको नहीं दिखेगा। फिर इसकी जो टाइप्स है ना वो हमारे पास होती है, ये न्यूरोजेनिक होती है, ठीक है, न्यूरोजेनिक पैरालिसिस हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई मैकेनिकल जो है ना वो हमारे पास पैरालिसिस होगी। एक न्यूरोजेनिक है और एक हमारे पास मैकेनिकल है। न्यूरोजेनिक मतलब कोई नर्व का इंजरी हुई है, इस वजह से डैमेज हुई है, तो हमारे पास कोई नर्व की वजह से अगर वो पैरालिसिस हुई है तो उसे न्यूरोजेनिक कहेंगे। अगर जो हमारे पास कोई फाइब्रोसिस या स्कारिंग हुई गई है आई के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई मैकेनिकल ट्रॉमा या फिर कोई भी मैकेनिकली कोई चीज़ उसको रोक रही है, ठीक है। तो मैकेनिकल जो प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, ठीक है, स्कारिंग होगी, सही है। और साथ में हमारे पास लेटरल रेक्टस जो है ना वो हमारे पास सख्त हुए पड़े होंगे, जिसकी वजह से वो ना मसल, मतलब यूँ कह लें कि ये उसकी आँख है ना, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है ना उसके अंदर या नेक्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, स्कारिंग होगी, जिसकी वजह ये मसल अकड़ जाएंगे किस्म के। तो इसे हम कहेंगे मैकेनिकली कोई जो है ना प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो है ना वो मीडियल रेक्टस भी हो सकता है, ठीक है, पैरालिसिस। ये भी इसका जो है ना लेटरल रेक्टस, इसकी भी पैरालिसिस हो सकती है।
मतलब इन सिंपल वर्ड इसके अंदर एंगल चेंजेस जो है ना वो हमारे पास आपको दिख, यहाँ पे एंगल चेंजेस सेम थी कांस्टेंट, यहाँ पे एंगल चेंजेस हो रही हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे डिप्लोपिया मतलब डबल विजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उस पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं, डिप्लोपिया होगा। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इन्फीरियर ओब्लिक, यहाँ पे बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि कोई ना कोई फाइब्रोसिस स्कारिंग हो रही, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी किसकी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगी। तो ये इनकॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट के बारे में फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना यार, ठीक है। अब इसको जो है ना वो कॉमिटेंट जो नॉन पैरालिटिक है, मतलब दोनों आइज़ जो है ना तो एक तरफ टुगेदर मूव करेंगे। अगर ये इस तरफ जा रही है तो दूसरी आई भी इस तरफ ही जाएगी, अगर ये इस तरफ आ रही है तो ये वाली भी इस तरफ ही आएगी, एक तरफ जा रही है। तो इसको जो है ना वो मैं थोड़ा सा इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कॉमिटेंट की। ओके जी, अब अगर कॉमिटेंट के बारे में आपसे पूछ ले, जिसे हम कह रहे थे कार्टून नेटवर्क मतलब नॉन पैरालिटिक, अब आपको होपफुली फिंगर टिप्स पे ये बातें याद हो गई होंगी। तो कॉमिटेंट की अब टाइप्स जो है ना वो हमने कहा था कि दो मेजर जो है ना वो दो टाइप्स हमने कहा था कि या तो फिर वो एक्सो हो सकता है, बाहर की तरफ दोनों आंखें आपकी निकली हुई होंगी, ठीक है, ये मतलब ये बाहर की तरफ है, या फिर वो ईज़ोट्रोपिया हो सकता है, मतलब दोनों आई कन्वर्जेंस। यहाँ पे एक्सो मतलब दोनों आंखें बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ईज़ो में मतलब क्या होगा कि दोनों आंखें जो है ना वो कन्वर्जेंस कर रही हैं, मतलब अंदर की तरफ आ रही हैं, दोनों नाक वाली साइड की तरफ आ रही होंगी, जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं ना। तो इन सिंपल वर्ड एक्सो का दूसरा नाम क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बोथ आई, ठीक है। हमने कहा था यहाँ पे कि बोथ आइज मूव्स टुगेदर, ठीक है। तो वो या तो दोनों बाहर की तरफ जा रही होंगी या दोनों अंदर की तरफ आ रही होंगी, ठीक है। अगर दोनों बाहर की तरफ जा रही, हम एक्सो कह रहे थे या फिर इसको कह रहे थे डाइवर्जेंस। तो अगर दोनों आंखें अंदर की तरफ आ रही, ईज़ोट्रोपिया मतलब इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ बोथ आई। ईजी हो गया, होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अब डाइवर्जेंस के अंदर जो है ना वो बेसिकली दो होती है, मतलब दोनों आंखें आपको अगर बाहर की तरफ मरीज़ की नज़र आ रही हैं तो आपको कह रहे हैं कि ये सर इसकी जो है ना वो दोनों आंखें एक्सोट्रोपिक हैं और वो नॉन पैरालिटिक है, मतलब कॉमिटेंट है, मतलब मिल के दोनों एक ही काम की तरफ कर रही है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो कंजेनिटल होगा या अक्वायर्ड होगा, कंजेनिटल होगा या फिर ये हमारे पास अक्वायर्ड होगा, या तो पैदाइशी तौर पे होगा या फिर जो है ना वो उसने कोई ज़िंदगी में ऐसा काम किया होगा, कोई चोट शोट लगी होगी तो उसमें। अब अक्वायर्ड के अंदर भी दो तरह की आपको पास टाइप्स वो नज़र आएंगी, या तो वो कहता है हमारे पास होगी अकोमोडेटिव होगी, ठीक है, अकोमोडेटिव होगी, या फिर हमारे पास वो होगी नॉन अकोमोडेटिव होगी, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं, या तो अकोमोडेटिव होगी या हमारे पास नॉन अकोमोडेटिव होगी। अब जो अकोमोडेटिव है ना तो ये या तो फिर अब जो है ना वो फुली अकोमोडेटिव होगी, ठीक है, फुली अकोमोडेटिव, या फिर ये हमारे पास पार्शली अकोमोडेटिव होगी। सारी बताता हूँ क्या बातें थी, और नॉन अकोमोडेटिव ऐसी हैं। तो ये था हमारे पास डाइवर्जेंस के बारे में, या तो वो अक्वायर्ड होगी, अक्वायर्ड में अकोमोडेटिव होगी, या नॉन अकोमोडेटिव होगी, ठीक है। अकोमोडेटिव में क्या है कि जब आप जो है ना वो उसको ग्लासेस लगाते हैं ना तो वो अकोमोडेट कर जाता है आंखें, तो फिर वो ठीक हो जाता है। इस तरह करके जो है ना वो इसकी कहानी आगे आ रही है, सारी की सारी बुक के अंदर डायग्राम भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। सेम इसी तरह जो है ना वो हमारे पास कन्वर्जेंस मतलब दोनों आंखें अंदर की तरफ आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही है, जिसे हम कह रहे थे ईज़ोट्रोपिया। ईज़ो मतलब अंदर की तरफ है। तो इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, या तो हमारे पास होगी कंजेनिटल, ठीक है, इसमें हम या हमारे पास कंजेनिटल होगी या हमारे पास होगी एक्वायर्ड। कंजेनिटल उसके बाद उसने कहा हुआ है इंटरमिटेंट, ठीक है, इंटरमिटेंट हो गया, मतलब कभी हो जाता है, कभी उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, कभी जो है ना उसको यूँ लगता है कि हमारी मेरी दोनों आंखें जो है ना वो अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास कांस्टेंट होता है, या फिर कोई भी सेकेंडरी हो सकता है, वजह उसकी हो सकती है, तो ये हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास या कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे होगा, या फिर वो इंटरमिटेंट, कभी हो गया कभी बिल्कुल ठीक हो गई आंखें। फिर हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब हर वक्त ही अंदर की तरफ आंखें मुड़ी हुई नज़र आएंगी, ठीक है, यूँ करके,
ठीक है। कभी इंटरमीडिएट में क्या है कि कभी दोनों आंखें बिल्कुल सीधी होंगी, कभी यूँ लगेगा उसको पेशेंट को कि मेरी आंखें दोनों अंदर की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारे की सारी हमारे पास है कि, और ये किसकी हैं, नॉन पैरालिटिक की हमने एग्जांपल अभी कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर इटियोलॉजी क्या होगी, पेशेंट आपके साथ किस तरह प्रेजेंट करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे क्या है क्या नहीं है, वो सारा मैं यहाँ पे इसी वाइट बोर्ड में मिटा के लिख दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आगे काम आएगा। अच्छा, तो पेशेंट आपके पास अगर आया है ना, तो वो क्या प्रेजेंट करेगा, उसको जो है ना वो रिफ्रैक्टिव एरर जो है ना वो पेशेंट को होगा। इटियोलॉजी अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसकी, जो हमारे पास कॉमिटेंट सिक्वेंट है या नॉन पैरालिटिक, उसका एक तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर जो है ना वो पेशेंट का होगा, या वो फिर हमारे पास होगा मायोपिया होगा। मायोपिया क्या होता है, उसकी दूर की नज़र जो है ना वो हमारे पास कमज़ोर होगी, ठीक है। या फिर उसको हाइपरमेट्रोपिया, या फिर उसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होगी। अगर तो उसको दूर की कब कमज़ोर होगी, अगर तो उसको डाइवर्जेंस है, एक्सोट्रोपिक स्क्विंट है, दोनों आंखें बाहर की तरफ जाती हुई हैं ना, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर उसको जो है ना वो हमारे पास कन्वर्जेंस वाला स्क्विंट है, मतलब दोनों आंखें अंदर की तरफ मुड़ी हुई नज़र आ रही हैं ना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब उसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होगी, ठीक है। तो अंदर की तरफ होगा तो वो नज़दीक की चीज़ किताब नहीं पढ़ पाएगा, अगर बाहर की तरफ आंखें मुड़ी हुई होगी तो वो दूर की चीज़ नहीं फोकस कर पाएगा। ये दो चीज़ें हैं। वजह क्या है, मसल जो है ना वो इसके अंदर ओवर वर्क जो है ना वो कर जाते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, अगर तो उसको एक्सोट्रोपिक स्क्विंट है तो मायोपिया होगा। तो अब एमसीक्यूज बता रहा हूँ, एक्सोट्रोपिक स्क्विंट होगा तो वो मायोपिया होगा। अगर उसको ईज़ोट्रोपिक स्क्विंट होगा, अंदर की तरफ आंखें मुड़ी हुई होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ईज़ोट्रोपिक, तो उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, हर एक्सिस पे जो है ना वो आँख का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। अमूमन ये एग्जामिनर ना वो बच्चे को उंगल कराने के लिए जो है ना वो, यार क्या बोल जाता हूँ मैं, एनीवेज जो है ना वो आपकी सपोज करें आँखें हैं ना, तो इसके चार मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, हर एक्सिस पे उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एवरी एक्सिस पे अगर आँख के आपको रिफ्रैक्टिव एरर मुख्तलिफ मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट इज़ सफरिंग फ्राम ए स्टिग्माटिज्म। ईजी हो गया। अब यहाँ पे जो है ना वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, मोस्टली जो है ना वो हमारे पास कन्वर्जेंस जो स्क्विंट है ना उसके अंदर आपको एस्टिग्मेटिज्म मिलता है, मतलब हर एक्सिस के ऊपर, मतलब कन्वर्जेंस मतलब अंदर की तरफ अगर आंखें मुड़ी हुई हैं ना तो इसके अंदर मोस्टली आपको एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट होता है, ठीक है। अब रेशियो ऑफ अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन के अंदर वो कह रहा है कि 3:1 का जो है ना वो डिफरेंस होता है। वो डी रेंज अगर ये हो जाए, ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन के दरमियान अगर रेशो है वो 3:1 है। अगर ये रेशो ख़राब हो जाए तो हमारे पास वो स्क्विंट के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। इतनी सी बात उसने बुक के अंदर लिखी हुई है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि दो तरह के सेंटर्स मोस्टली आइज़ के अंदर दिखते हैं। ओके जी, तो दो तरह के जो है ना वो कह रहा है हमारे पास सेंटर्स जो है ना वो हमारे पास दिखेंगे, या तो हमारे पास वो होगा कन्वर्जेंस सेंटर होगा, या फिर वो हमारे पास होगा डाइवर्जेंस सेंटर होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस सेंटर होगा या डाइवर्जेंस सेंटर होगा, मतलब ये आँख है ना तो सेंटर से या तो वो कन्वर्जेंस होगा या फिर वो बाहर की तरफ अगर सेंटर जा रहा है तो वो डाइवर्जेंस सेंटर होगा। उसके बाद फिर फ्यूजन मैकेनिज़्म फॉल्टी हो सकता है, फ्यूजन मैकेनिज़्म के अंदर फॉल्टी हो सकता है, मतलब कि जो आपकी ये ना सपोज करें ये राइट है, ये ऊपर से मैं अब दिखा रहा हूँ आपको पेशेंट के ऊपर से, ठीक है, लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, तो फ्यूजन जहाँ पे इसने होनी है ना, यहाँ पे रेटिना के ऊपर सपोज कर लें, तो मैकेनिज़्म यहाँ जो फ्यूजन मैकेनिज़्म है इसके अंदर फॉल्टी है किसी किस्म की, तो इस वजह से जो है ना हो सकता है सारे का सारा काम खराब। फोरिया जो है ना कभी कभार वो कह रहा है कि जो नॉन मैनिफेस्टेड सिक्वेंट है वो भी हो सकता है ट्रोपिया के अंदर तब्दील, मतलब मैनिफेस्टेड सिक्वेंट जो मतलब पहले उसको सिक्वेंट हमें देखने पे नज़र नहीं आता था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सिक्वेंट हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर सेकेंडरी इंटरफेरेंस हो सकती है, या फिर कोई हमारे पास कह रहा है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी की सारी इटियोलॉजी है कॉमिटेंट सिक्वेंट की, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो है ना वो अगर इस कॉमिटेंट सिक्वेंट के बारे में हम फर्दर देखें तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर उसने बताया हुआ है छोटी सी बात कि
मोड ऑफ स्क्विंट या तो वो सडन हो सकता है, मतलब उसको जो है ना वो सडन अचानक स्क्विंट हो सकता है, या स्लोली स्लोली डिवेल्प हो सकता है। ठीक, फिर एज के साथ हमारे पास या तो वो हमारे पास कंजेनिटल होगा या फिर हमारे पास एक्वायर्ड होगा। ठीक है, नंबर थर्ड पे उसकी ऑक्यूलर मूवमेंट जो है ना उसके अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगी। साथ में आपने डेविएशन को चेक करना होता है। फिर हमारे पास कह रहा है कि एम्ब्लायोपिया। क्या था एम्ब्लायोपिया? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बल्कि वो हमने एम्ब्लायोपिया नहीं एस्टिग्मेटिज्म डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या था, चारों एक्सिस की होती है। एम्ब्लायोपिया क्या होता है? मतलब विजन बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म होने के मुतरादिफ आपने बुक के अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, उसको देख लेना। अच्छा, असेसमेंट कैसे करना है? पेशेंट आपके पास आ गया, आपने असेसमेंट किस तरह करनी होती है? सेम वही, आपने सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में आपने क्या क्या पूछेंगे? ऑनसेट पूछेंगे, ठीक है, इलनेस पूछेंगे, कोई बीमारी तो नहीं होती, कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसके अंदर हो जाता है। फिर जिस तरह एपिलेप्सी के अंदर मोस्टली देखा स्क्विंट हो जाता है लोगों को, हेड इंजरी के अंदर देखा गया है, फैमिली हिस्ट्री को मतलब कंजेनिटल भी ये आ जाता है, और पेशेंट प्रीवियस कोई उसने आँख की ट्रीटमेंट करवाई हो या कुछ ऐसा दवाई खाई हो तो इसके अंदर हो जाएगा। एग्जामिनेशन, हिस्ट्री के बाद आपने क्या करना होता है? एग्जामिनेशन करनी होती है पेशेंट की। एग्जामिनेशन में आपने क्या चेक करना है? विजुअल एक्विटी, ठीक है, विजुअल एक्विटी अगर देखेंगे तो वो आपके पास रिड्यूस्ड हुई होगी। साथ में एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट, वो आप एच बना के चेक करते हैं ना जो, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट जो है ना उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना। कवर और अनकवर टेस्ट जो है ना वो हमने एंड अनकवर जो है ना हमने टेस्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो मेजर एंगल डेविएशन में आपने करना क्या होता है? जो एंगल डेविएट जितना हो रहा है ना, ठीक है, उसको आपने क्या करना है? मेजर कर लेना है। जो जितने एंगल डेविएशन है ना वो वहाँ से देख लेना है। नाक के सेंटर में लाइट मारोगे, दरमियान में आप वो स्पॉट देखती हो जो हमने टेस्ट किया था, आंखों के अंदर वाइट स्पॉट देखती, इसकी क्या कहते हैं? हर्शब्रुक टेस्ट कहते थे ना, ठीक है, हर्शब्रुक कॉर्निया रिफ्लेक्स टेस्ट वो कर लेंगे। प्रिज्म कवर टेस्ट कर लेंगे, कवर अनकवर टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल आई को कवर करके स्क्विंटेड आई की मूवमेंट देख लेंगे। फिर कवर अनकवर टेस्ट में देख लेंगे। फिर हमारे पास क्या है? कॉर्निया रिफ्लेक्स टेस्ट में प्रिज्म वाला हम सारे का सारा कर लेंगे। प्रिज्म की पावर हम बढ़ाते जाएंगे, जहाँ पे वो आँख नॉर्मल जगह पे पहुँच जाएगी हम उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास सिनेप्टोफोरिक जो इंस्ट्रूमेंट होती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अब हमें पता चल गया जिस स्क्विंट है उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सारा है, या तो वो हमारे पास हाइपर है या हाइपोमेट्रोपी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? आपने सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है ना उसके अंदर आपने, जल्दी से बता रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, रिफ्रैक्टिव एरर को जो है ना वो आपने करेक्ट करना होता है। ग्लासेस दे देनी है उस पेशेंट को। साथ में जो एम्ब्लायोपिया है ना, ठीक है, एम्ब्लायोपिया, ठीक है, उसको जो है ना उसने करेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर एक तरफ जो है ना अमूमन आँख के जो है ना पट्टी बांध, एक आँख पे, दूसरी आँख जो है ना उसके ऊपर वर्क करवाओ। ठीक है, एक आँख पे आपने जो है ना वो पट्टी बांध देनी होती है, जिस तरह वो डाकू नहीं होते थे पुराने कार्टून में, तो एक आँख पे पट्टी बांध देते हैं, दूसरी आँख पे जो है ना उसके सारे का सारा वजन होता है। ठीक है, तो उसको वर्क करवाते हैं तो आपका सारे का सारा ठीक हो जाती है वो। या फिर आपने एट्रोपिन जो है ना वो आपने देनी होती है, जो कि एट्रोपिन क्या है? डायलेटर है। एंड पे मैं दिखाऊंगा ऑस्पीक के रिलेटेड एक चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो है ना वो कैटेगराइज किया हुआ कौन सी ड्रग कौन सा वर्क करती है। एट्रोपिन डाल देंगे तो एट्रोपिन का क्या काम है फार्माकोलॉजी में? डायलेशन ऑफ प्यूपल हो गया। बाईफोकल आपने ग्लासेस दे देने हैं उस पेशेंट को। अगर ज़्यादा मसला है तो सर्जिकली जो है ना वो आपने रिसेक्शन या रिसेशन कर देनी होती है। ठीक है, या तो काट देना होता है या एक मसल को जो है ना वो उसकी पावर को कम कर देना होता है, रिसेशन कर देना होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल को हम कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो ज़्यादा खींच रहा था उसके खिंचाव कम हो जाएगा। या फिर रिसेक्शन मतलब वो उस मसल को जो है ना वो शॉर्टन कर देंगे जो ज़्यादा तंग कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉमिटेंट पढ़ा, ईज़ो एक्जो पढ़ा। ठीक है, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, अकोमोडेटिव, नॉन अकोमोडेटिव। ठीक है, तो अगर फुली अकोमोडेटिव मैंने नहीं बता पाया था आपको, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि ईज़ोट्रोपिक के हमारे पास था कंजेनिटल था, एक्वायर्ड था। एक्वायर्ड के अंदर मैंने कहा था अकोमोडेटिव होता है, नॉन अकोमोडेटिव। ठीक है, अकोमोडेटिव में मैंने एक बात की थी फुली अकोमोडेटिव और पार्शली अकोमोडेटिव। अगर तो ऐनक लगाने के बाद हम उसको ऐनक देते हैं ना, तो अगर वो अकोमोडेट कर जाए से बिल्कुल ठीक हो जाए उसकी नज़र आँखें, तो इसका मतलब है कि वो फुली अकोमोडेटिव है। लेकिन अगर थोड़ी सी आँख जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये पार्शली अकोमोडेटिव है। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? 6 नर्व पैरालिसिस देखनी है। LR6 लेटरल रेक्टस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? 6 नर्व, तो ये आपने देखनी होती है। फिर आपने जो है ना रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन देखना होता है। एक्वायर्ड के अंदर हाइपरमेट्रोपिया देखना होता है कि दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़दीक की कमज़ोर है, तो वो सारी की सारी हमने देख लेनी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट के बारे में।
तो बस ये डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह आपकी जो है ना ये सारी की सारी कंप्लीट हो जानी है, स्क्विंट वाला, स्ट्रैबिस्मस वाला। अब आप उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप किसी को और को भी पढ़ा सकेंगे। तो नॉन कमिटेंट के बारे में हमने जल्दी से बात डिस्कस करनी है। इसके अंदर क्या था, एक तो हमारे पास था क्या, एंगल जो है ना वो नॉट इक्वल थे। यहाँ पर मैंने मिटाया ना हो तो ये देखा, इनकॉमिटेंट या पैरालिटिक में हमारे पास एंगल जो हो न्यूरोजेनिक मैकेनिकल था। यहाँ पे कहता है एंगल जो है ना वो कांस्टेंट नहीं थे, डिप्लोपिया हो रहा था, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन थी किसकी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की सारे की सारी। अब इसको जहन में रखना, अगर आपने चार्ट बनाया तो वो देख लेना साथ में। आहा नीचे सारा मिट गया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या बात की, नॉट एंगल जो है ना वो नॉट इक्वल, और हमारे पास एंगल डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो कांस्टेंट भी नहीं थी, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, या तो वो न्यूरोजेनिक थी या वो मैकेनिकल थी, मतलब पैरालिटिक हो सकती है या फिर हमारे पास वो रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है, यही बात की, ठीक है। पैरालिटिक में मतलब कोई नर्व का मसला है, तो कौन कौन सी नर्व हो सकती हैं, या क्रेनियल नर्व की पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ मसला है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रही है, नर्व आगे ट्रांसमिट नहीं कर पा रही। यहाँ पे नर्व खुद डैमेज होगी, यहाँ पे क्या उसकी ट्रांसमिशन में मसला है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जो है ना वो पैरालिसिस होगा, जिस तरह हमारे पास मैस्टीनिया ग्रेवस के अंदर था। तो क्रेनियल नर्व कौन सी हो सकती है, या तो क्रेनियल नर्व 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 6 होती है। यही जो है ना वो एक्स्ट्रा मसल को है। निमोनिक क्या था, LR6 था, SO4 था, और AO3 था। लेटरल रेक्टस को 6 नर्व पर करती है या वो डैमेज होगी, सुपीरियर ओब्लिक को 4 नर्व करती है, या फिर बाकी जितने भी रह जाते हैं उसको 3rd नर्व करती है। इन 3 नर्व में किसी का मसला है तो मतलब वो पैरालिटिक होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर बंदे को मैस्टीनिया ग्रेवस है तो उसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई सारा लफड़ा है, तो वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर रही, जिसकी वजह से पैरालिसिस होगी। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या, हमारे पास कोई भी मैकेनिकल जो है ना वो हमारे पास सिक्वेंट होती है, मतलब फाइब्रोसिस है किसकी, जो मीडियल रेक्टस है ना उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस ऑफ मीडियल रेक्टस हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना साथ में फाइब्रोसिस होगी, साथ में हमारे पास क्या होगी, स्कारिंग होगी। तो मोस्टली ये किन पेशेंट के अंदर होता है, जो हमारे पास थायराइड आई डिजीज़ के पेशेंट होते हैं ना, ठीक है। थायराइड आई डिजीज़ ये क्या होती है, आपने पैथो के अंदर पढ़ा होगा, एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि अटैक करती हैं आई की जो एंटीजन है उनके खिलाफ जो है वो करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थायराइड आई डिजीज़ हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, वो मसल जो है ना वो भी साथ में रगड़े जाते हैं बेचारे। तो ये है थायराइड आई डिजीज़ का। सबसे पहले जो है ना कौन सा मसल जो है ना इसके अंदर पूछा जाता है कि इन्वॉल्व होगा, तो आपने कहना है कि इन्फीरियर ओब्लिक, ये MCQ है, इन्फीरियर ओब्लिक सबसे पहले इसके अंदर फाइब्रोसिस और स्कारिंग वगैरह होती है। तो इसके लिए निमोनिक है, आई एम सो लकी, ये निमोनिक याद करना है। सबसे पहले इन्फीरियर ओब्लिक, फिर आपके पास है मीडियल रेक्टस, फिर सुपीरियर ओब्लिक, और फिर लेटरल रेक्टस जो है ना वो पैरालिसिस होता है। ये आपने इसी तरह ही जो है ना वो लिखना होता है। सबसे पहले इन्फीरियर ओब्लिक ने अपना काम तमाम कर लेना होता है इस डिज़ीज़ के अंदर। फिर वो कह रहा है कि कैसे पता चलेगा मसल की पैरालिसिस हुई है या फाइब्रोसिस हुई है, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसके देखने के लिए ये सपोज करें आई अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, कैसे पता चल जाती है, हो सकता है कि ये यहाँ पे कोई लेटरल रेक्टस पैरालिसिस है या मीडियल रेक्टस की किसी फाइब्रोसिस हुई है। तो हमने मतलब इन सिंपल वर्ड, मरीज़ आया है ना उसकी आंख दरमियान की तरफ मुड़ी हुई है। अब इसके 2 मसले हो सकते हैं, या तो लेटरल रेक्टस पैरालाइज हो गया जिसकी वजह से मीडियल रेक्टस ने स्ट्रॉन्गली इसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ लेटरल रेक्टस, या फिर मैं कह सकता हूँ मीडियल रेक्टस की जो ना वो फाइब्रोसिस होगी जिसकी वजह से वो इतना अकड़ गया कि उसने इसको ही अपनी तरफ खींच लिया। तो कैसे मैं पता करूँगा, ख़राब आँख जो है ना इसके अंदर आपने क्या करना है, मैं रेड से बना देता हूँ, आपने यहाँ पर ख़राब आँख में एनेस्थीसिया दे देना है चुप करके, ठीक है। फिर क्या करना है, फोर्सेप के ज़रिए जो है ना वो आपने पकड़ एनेस्थीसिया दे दिया, आँख अब बिल्कुल जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं रही, आपने फोर्सेप पकड़ना है, फोर्सेप के ज़रिए इसको आगे पीछे हिलाना है। अगर तो ये हिल जाए, ठीक है, मतलब अब बॉडी का कोई काम नहीं है, हम अपने फोर्सेप के, अगर तो ये आराम से हिल जाए तो इसका मतलब है कि इसकी कोई ना कोई नर्व की पैरालिसिस है, मसल इसके अंदर कोई भी फाइब्रोस नहीं हुई। लेकिन अगर हम फोर्सेप से यूँ एनेस्थीसिया देने के बाद हिलाएं और ये आँख हिले ना, तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मसल की फाइब्रोसिस हुई है, जिसकी फाइब्रोसिस ने इसको जकड़ के रख लिया है, इवन कि हमने एनेस्थीसिया भी दिया तो ये आँख नहीं हिली, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है। अगर तो हिल जाए फोर्सेप के जरिए तो मतलब नर्व का मसला है, अगर ना हिले एनेस्थीसिया के बाद भी तो मतलब कोई फाइब्रोसिस या स्कारिंग हुई है।
ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो हमने फोर्स डक्शन टेस्ट इसको हम कहते हैं कि हमने एनेस्थीसिया देने के बाद ये चीज़ें करनी है। तो फोर्स डक्शन टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अभी ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके जी, जो फोर्स डक्शन टेस्ट है ना उसके अंदर क्या है, या तो हमने इसी के जिक्र कि या तो ये पैरालिटिक हो वजह हो सकती है आँख के अंदर, या फिर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्टिव मतलब कोई मसल का मसला है, यहाँ पे नर्व का मसला है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव मतलब कोई मसल का मसला है। तो इसके अंदर हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर तो आपका फोर्स डक्शन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमने एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद जो है ना वो हमने आँख को हिलाया, ठीक है, तो वो आराम से हिल गई, तो इसका मतलब है फोर्स डक्शन टेस्ट पॉजिटिव है। और किसका मसला है, नर्व का मसला है। अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या होगी, पैरालिटिक होगी। लेकिन अगर ये फोर्स डक्शन टेस्ट नेगेटिव है तो ये क्या होगी, रिस्ट्रिक्टिव होगी। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करना होगा। यार मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है, बस ये थोड़ा सा रह गया। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमने क्या, फोर्स डक्शन टेस्ट फोर्स जनरेट करके हमने जो है ना वो इसके अंदर देख लिया। नंबर सेकंड में हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की जो चेंजेस है ना आई के ऊपर, वो देखनी है एनेस्थीसिया देने के बाद। अगर तो वो IOP कांस्टेंट रह गया है, आँख के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पैरालिटिक है। ठीक है, अगर तो IOP कांस्टेंट है, कांस्टेंट IOP, तो ये मतलब हमारे पास क्या होगा, पैरालिटिक होगा। लेकिन अगर हरकत करते हुए इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर चेंज होता है तो इसका मतलब क्या है कि IOP इंक्रीज अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि अगर कोई स्कैडिक वेलोसिटी चेक करनी है ना आपने, स्कैडिक वेलोसिटी को हमने चेक करना है, तो स्कैडिक वेलोसिटी को चेक करना है। अगर वेलोसिटी जो है ना वो यूँ हिलाने से जो है ना वो आपको थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, कि जिस तरह एक्चुअल मूवमेंट हम खुद हिला रहे हैं तो वो हिल रही है, लेकिन उसकी ओवरऑल वेलोसिटी कम है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कम आपको नज़र आ रही है तो मतलब पैरालिटिक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जितना मर्जी हिला लो, आँख ने अपनी जो है ना वो हरकत वो रिस्ट्रिक्ट ही रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो है ना वो वेलोसिटी, स्कैडिक वेलोसिटी, मतलब स्कैडिक क्या होता है, कभी आँख इधर देखना, कभी इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इस देखो राइट लेफ्ट, कभी आप इस पॉइंटर को देख रहे हो, इसको हम कहते हैं स्कैडिक मूवमेंट। तो ये स्कैडिक मूवमेंट आपने चेक करनी होती है। अगर तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी आपको कम नज़र आ रही है तो मतलब नर्व का मसला है, नर्व ने अपना काम ठीक नहीं किया। अगर रिस्ट्रिक्टिव है तो इसका मतलब मसल ने जकड़ के रखा हुआ है, वो आँख कह रही मैं अपनी अकड़ में हूँ, मैंने अपनी वेलोसिटी को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों रेज मिलेगा, जब आप फोर्सफुली खींचेंगे तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ प्रेशर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस वजह से, जो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको ये सारा चार्ट याद होगा। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कह रहा है कि अगर इसके अंदर ना मोस्टली देखा गया है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट के अंदर जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट मिलती है, डिप्लोपिया मिलता है, मैनिफेस्टेड सिक्वेंट मिल गया, वर्टाइगो मतलब कान में वो कहता है कि दर्द है, चक्कर आते हैं, घूमना शुरू हो जाता है, और हेड पोजीशन जो है ना वो मोस्टली अब नॉर्मल होती है। आपने कुछ लोग देखे होंगे वो अपना ना सर को हर मोड़ के रखते हैं, मतलब ये उनका नॉर्मल पोस्चर है ना, ये उनका सर यूँ होता है, लेकिन वो यूँ करके आपको ना बात करते हुए नजर आएंगे, हेड थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये यूँ करके उनका हेड टेढ़ा होगा। ये आपने कभी फैमिली पिक्चर में देखा होगा, किसी बंदे का ना सर टेढ़ा सा हुआ नज़र आता है। ठीक है, एक तो वो पोज भी मारते ना बड़े, तो वो पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर नॉर्मल पिक्चर के अंदर आपने देखना है ना, तो अगर टेढ़ा हो तो आपको थोड़ा समझ जाना चाहिए कि ये स्क्विंट को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मूवमेंट जो है ना वो प्राइमरी डेविएशन भी हो सकती है, सेकेंडरी डेविएशन भी हो सकती है। ओके जी, तो मूवमेंट की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि या तो ये हमारे पास प्राइमरी डेविएशन हो सकती है या फिर ये हमारे पास सेकेंडरी डेविएशन हो सकती है। अगर तो हमारे पास कॉमिटेड स्क्विंट है, कार्टून नेटवर्क मतलब नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी डेविएशन ऑलमोस्ट इक्वल होगी सेकेंडरी डेविएशन की। अगर तो इनकॉमिटेंट स्क्विंट है तो ये इसके अंदर क्या होगा, इनकॉमिटेंट या फिर हमारे पास पैरालिटिक, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेकेंडरी डेविएशन है वो ग्रेटर होगी देन प्राइमरी डेविएशन के। तो ट्रीटमेंट क्या है, आपने बोटुलिज्म टॉक्सिन दे देना है, साथ में आपने स्क्विंट की सर्जरी कर देनी है, तो आपके पास ये सारा मसला हल हो सकता है। फिर वो कह रहा है कि नॉन पैरालिटिक का दूसरा नाम, पैरालिटिक का दूसरा नाम आपको पता ही है। तो थर्ड नर्व जो है ना वो पालसी की उसने बात की हुई है। ठीक है, तो LR6 है, SO4 है, वो थर्ड नर्व पालसी या फिर वो क्या है कंप्लीट होगी या फिर वो नॉन इनकम्प्लीट होगी, इसके अंदर प्यूपल इन्वॉल्व होता है। फिर अगर फोर्थ नर्व की होगी ना
ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सुपीरियर ओब्लिक जो है ना वो उसका मसला होगा। इसके अंदर क्या होगा, हेड जो है ना वो टिल्ट आपको नजर आएगा। जो मैं बात कर रहा था ना, मरीज़ आपके पास ओपीडी में आता है, उसका सर यूं मुड़ा हुआ होता है, यूं सीधा होता है ना, तो यूं मुड़ा हुआ सर उसका होगा। ठीक है, तो आपने देख लेना कि ये सुपीरियर नर्व, फोर्थ नर्व या सुपीरियर ओब्लिक की पॉलिसीज हो सकती है। तो यार ये था जो इस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था, मैंने कंसेप्ट दे दिया है। अब जिसने गो थ्रू करना है ना, पूरी रिवीजन करनी है, वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये ठीक है, ये देख रहे हो आपको डेविएटेड ये वाली नॉर्मल आई है। ठीक है, यहाँ पे अब देख रहे हैं, ये मैंने जो कह रहा है वो डाकू वाला जो है ना, हमने वो कवर कर देते हैं ये कहाँ को, तो वो सारे का सारा है आपको नज़र आ रहा है। फिर हाइपरट्रोपी, ईजो, एक्सो, इन साइक्लोट्रोपिया और एक्स साइक्लोट्रोपिया में क्या है हमारे पास मैनिफेस्टेड सीक्वेंट के अंदर उसने लिखा हुआ है, अगर तो वो अपर लेटरल कॉर्नियल मीडियल की तरफ डेविएट करे नेजल की तरफ, मतलब अगर वो यूं करके इन साइक्लोट्रोपिया की बात रह गई थी, एक्स साइक्लो में बाहर की तरफ यूं 12 डिग्री जो है ना वो मूव कर जाता है। तो ये नाम में ही काम है, थोड़ा सा एंगल का इसके अंदर फ़र्क हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। फिर हमारे पास ये देख लो लेफ़्ट आई ईजोट्रोपिया, ये वाली इसकी लेफ़्ट है, ये उसकी राइट है। ठीक है, ये इसकी राइट आई है, ये इसकी लेफ़्ट आई है। तो लेफ़्ट आई के अंदर की तरफ तो इसको लेफ़्ट आई ईजोट्रोपिया कह रहे हैं। फिर हमने क्या किया, जो उसको ग्लासेस देंगे तो ये इसकी लेफ़्ट आई जो है ना वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो मतलब आँखें के ऊपर हमने कोई ऐनक लगाई है, तो मतलब अकोमोडेटिव होगी ये बात। फिर हमारे पास ये लेफ़्ट आई कन्वर्जेंस में, ये देखो ये लेफ़्ट आई अंदर की तरफ है, तो जब हमने इसको करेक्ट किया इसके साथ ग्लासेस के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया बंदा, बच्चा बेचारा। ठीक है, तो ये देख लो, ये यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव में क्या है, कभी उसकी ये आंख अंदर की तरफ मुड़ी हुई होगी, ये वाली नॉर्मल होगी, कभी ये वाली नॉर्मल होगी, ये अंदर की तरफ। ये ऑस्पी की डायग्राम है। तो आपने क्या करना है, ये ईजोट्रोपिया तो है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, लेकिन क्या है, कभी ये वाली हो रही है, कभी ये वाली हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया, कभी ये अल्टरनेट हो रहा है। फिर ये देखो अल्टरनेट ईजोट्रोपिया में वो कह रहे हैं अल्टरनेट में जो सर्जरी के साथ हमने फिर उसको करेक्ट किया थोड़ा सा, तो फिर वो कह रहा है कि ये ठीक होना शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत ठीक होती है ज़्यादा। ये भी देखो, ये अल्टरनेटिव, ये ईजो था अंदर की तरफ आ रही थी, अगर तो आंखें बाहर की तरफ जा रही, ये देखो, तो ये अल्टरनेटिव एक्सोट्रोपिया है, कभी ये आंख बाहर जाती है, कभी ये आंख बाहर जाती है। ठीक है, ये भी सर्जरी के बाद करेक्ट करके उन्होंने पिक्चर शेयर की है आपके साथ। फिर आपके पास वो कह रहा है कि ये देखो थर्ड नर्व पैरालिसिस शो कंप्लीट टॉसिस। ओह माय गॉड यार, बैटरी जा रही है, बस थोड़ी सी गुजारा कर लो, आखिरी टॉपिक है। थर्ड नर्व पैरालिसिस में क्या है, मतलब एज सुपीरियर ओब्लिक भी ठीक है, लेटर रेक्टस भी ठीक है, बाकी सारे मसल जो है ना उसके अंदर देख लो कोई ना कोई मसला होगा। तो यहाँ पे जब इसको आप आँख उठा के देखेंगे ये बाहर की तरफ जा रही है, मतलब लेटरल रेक्टस इसका ठीक है। तो लेटरल रेक्टस ने क्या करना है, इस आँख को अपनी तरफ खींच लेना है। ठीक है, जो ताकतवर मसल होता है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है ना, तो लेटरल रेक्टस इसका ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक भी ठीक है। तो सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, और लेटरली जो है ना वो ऑलमोस्ट आई जा रही है। ठीक है, तो ये देख रहे थर्ड नर्व पैरालिसिस में फुल एडक्शन, वो माई बिल्कुल इस तरफ देख रही है, यहाँ पे देख लो ये बिल्कुल इस तरफ देख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट आई डेविएट है इसकी। ठीक है, ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ़्ट आई नॉर्मली मोर डेविएटेड, यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट आई ज़्यादा डेविएटेड, ये राइट आई यहाँ पे ज़्यादा डेविएटेड है। वो यही पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक का मैंने बता दी, ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर अमूमन कंजेनिटल ये सडन होता है, मैंने जो बातें बताई हैं ना। ठीक है, इसके अंदर कोई डिप्लोपिया बहुत कम होता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ आई एक्स्ट्रा मूवमेंट की नहीं होती, यहाँ पे होती है, तो वो बातें आपने सारी की सारी लिख देनी है। फिर ये देखो थर्ड नर्व पैरालिसिस में वही है ना, लेटरल रेक्टस ने अपनी तरफ इसको खींच लिया, तो आंख बाहर की तरफ जा रही है उसकी एक। फिर ये भी थर्ड नर्व है, ये भी थर्ड नर्व की उसने बात की हुई है, ये सारी मैंने बता दी। फोर्थ नर्व के अंदर मैंने क्या कहा था, SO4 सुपीरियर ओब्लिक को करती है ना, तो सुपीरियर ओब्लिक अगर पैरालिसिस है तो आंख उसकी क्या होगी, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं जो है ना वो जाने की। सुपीरियर ओब्लिक है ना, सुपीरियर ओब्लिक का क्या काम था, एक था सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। सुपीरियर ओब्लिक का काम उल्ट है नाम से, वो उसने आंख को नीचे की तरफ लेके आना है, और इंफीरियर ओब्लिक का काम है आंख को ऊपर की तरफ लेके आना। अगर तो सुपीरियर ओब्लिक है तो इसका काम था आंख को नीचे की तरफ लेके आना, अगर ये पैरालिसिस है तो आंख क्या होगी, ऊपर की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी। तो इसकी देखो ये आंख सुपीरियर ओब्लिक पाल्सी की वजह से आंख हाइपरट्रोपिक है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ओब्लिक का काम क्या था, सुपीरियर है तो वो आंख को नीचे की तरफ लाती थी। अब ये सुपीरियर ओब्लिक जब पैरालिसिस है तो आंख नीचे की तरफ नहीं जा रही, तो जो इन्फीरियर ओब्लिक था इसने ऊपर की तरफ इसको ज़्यादा खींच लिया है, ये होगी। अगर आपको मसल के मूवमेंट याद है तो आपको ये बिल्कुल। यहाँ पे देखो फोर्थ नर्व की जो है ना, मैंने कहा था हेड टिल्ट होता है उसका। ठीक है, तो हेड टिल्टेड टू दी अपोजिट साइड। अब इसका ये जो है ना वो किस साइड पे,
ये है हमारे पास लेफ़्ट साइड, ये है इसकी है राइट साइड। तो अगर हेड आपको लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये वाली इसकी जो है ना वो नर्व यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक की जो है ना वो पॉलिसी है। किसकी? राइट सुपीरियर ओब्लिक की पॉलिसी की वजह से हेड लेफ़्ट की तरफ टिल्ट किया हुआ है। ये अपोजिट होता है। वजह क्या है? जो नेक मसल है वो कहते हैं वी आर हेयर ब्रो, आपको डिप्लोपिया नहीं होने देंगे, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाएंगे। तो वो हेड को थोड़ा सा टिल्ट करवा देते हैं। तो ये कंसेप्ट जिसको समझ आ गया वो बस, बाकी आपने जो है ना वो गूगल पे देख लेनी इसकी फर्दर डायग्राम, तो आपको पता। अगर हेड लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ तो मतलब राइट सुपीरियर ओब्लिक की पॉलिसी है। अगर ये हेड यूं होता तो मैं कहता लेफ्ट सुपीरियर ओब्लिक की पॉलिसी है। ये कंसेप्ट आपने बस याद रख लेना है। और आँख आपको ये अगर उसका हेड बिल्कुल सीधा करेंगे आप अपने हाथ से तो ये वाली एक आँख जो है ना वो जो अपोजिट आई होगी वो ऊपर की तरफ होगी, तो वो सुपीरियर ओब्लिक की पॉलिसी आपको पता चल जाएगा। फिर ये देखो 6 नर्व पैरालिसिस LR6, मतलब LR6 है ना लेटरल रेक्टस जो है ना वो उसकी अगर पैरालिसिस है तो मीडियल वाली जो है ना आँख उसको अंदर की तरफ खींच लेगी। जो मसल वीक होगा वो अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रखेगा, जो स्ट्रॉन्ग मसल अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे देखो इसके अगर मैं कहूँ कि लेटरल रेक्टस यहाँ पे था तो वो ये अगर डैमेज हो गया तो जो मीडियल रेक्टस था ना इसने कहा ना वाह ये तो मेरा अपोजिट डैमेज हो गया, तो ये अपनी तरफ आँख को कहेगा तू मेरी तरफ आ जाओ मेरी तरफ, इसको खींच के अपनी तरफ ले आएगा। तो इसको जो है ना वो इज़ोट्रोपिया हो जाएगा राइट आई की वजह से लिमिटेशन, और एबडक्टेड आई अंदर की तरफ वो जो मसल पैरालाइज होगा उसके बिल्कुल अपोजिट वो आई की मूवमेंट आ जाएगी। तो ये दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस पीरियड। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इस सारे के सारे को जितना ईजी हो सके मैंने कोशिश की है कि आपको करवा दो। बाकी अगर कोई गलती हो तो बता देना। एम्ब्लायोपिया का यूक्यू आया हुआ ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यूनिलेटरल बाईलेटरल डिक्रीज इन बाई बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्टिविटी। अगर विजुअल एक्टिविटी कम हो गई है, कोई ऑर्गेनिक कॉज है या विजुअल पाथवे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपने विजुअल पाथवे पढ़ा होगा ना, ठीक है, वो ऊपर से आती है फिर वो नीचे से कियाज़मा और वो सारे के सारे वो ट्रैक बनता है, ठीक है। वो अगर किसी को याद हो, आपने फिजियोलॉजी के अंदर आई थिंक पढ़ा था, तो उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लायोपिया हो सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ द डिप्रेविएशन एम्ब्लोपिया है, एन आइसोट्रोपिक एम्ब्लायोपिया है, आइसो एमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया है, और एस्टिग्मेटिज्म या मेडिएटल एम्ब्लायोपिया है। अगर तो उसका अंदर आँख के अंदर स्क्विंट है उसकी वजह से जो है ना वो उसकी जो विजुअल एक्विटी है वो रिड्यूस हुई है, तो इससे हम क्या कह रहे हैं स्ट्रैबिस्मिक, ठीक है, SSANISOASTIG। ये एक निमोनिक बस हमें फजूल सा बनाया हुआ, बाकी किसी को अच्छा था तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा। फिर स्टिमुलेशन डिप्रेविएशन में ओल्ड टर्म है एम्ब्लायोपिया है, when there is no image or reduced image formation on the retina in the early life, मतलब रेटिना के अंदर कंप्लीट टॉसिस हो जाता है, ये कॉर्नियल ओपेसिटी वजह है। एंड आइसोमेट्रोपिक में ब्लर्ड इमेज होता है, इसके अंदर क्या होता है हाई रिफ्रैक्टिव एरर होता है, इसके अंदर वही एक डिफ्रेंशिएशन होता है एक डायोप्टर का। फिर आइसो एमेट्रोपिक में क्या बाईलेटरल एम्ब्लायोपिया दोनों आंखों में होगा। ओहो गई बैटरी मेरी। फिर हाइपरमेट्रोपिया में 5 डायोप्टर तक फ़र्क होगा। फिर यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म में हमारे पास क्या है मोर देन 1 ब्लड विजन फॉर्मेशन होती है। वो बातें सारी बच्चों वाली कोई इतनी मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस फिर अल्लाह हाफिज़। होपफुली आप ये मूवमेंट आपको कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। इसके जो मैंने शुरू वाले निमोनिक्स बताए हैं ये वाली इनकी मूवमेंट आपको पता हो तो चैप्टर आपका सारा खलास। थैंक यू।